हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइको विज्ञान। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने बात करी थी साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ था एंड कैसे पुराने टाइम से इवॉल्व होकर आज हम मॉडर्न साइकोलॉजी तक पहुंचे हैं। हमने बात करी थी अर्ली डेफिनेशंस, करंट डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी और एक बिहेवियर का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने इस बारे में भी बात करी थी। सेकेंड पार्ट में अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस की, क्योंकि हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस होती है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइंस क्या होती है और क्यों हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कंसिडर करते हैं। हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी क्या नहीं है, जिसका मतलब है कि हम सूडो साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जो कंसिडर करे जाते हैं कि साइकोलॉजी का पार्ट है बट उनका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड द टास्क ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि जब हम सूडो साइकोलॉजी में ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स को, जैसे पामिस्ट्री हो गई या एस्ट्रोनॉमी हो गई, इनको हम कंसिडर करते हैं पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, बट किस तरीके से ये अनरिलेटेबल है। तो हम बात इसकी भी करेंगे कि साइकोलॉजी का एक्चुअल में टास्क क्या है, एम क्या है, और किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो है उनका एक सोसाइटी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस की, बट उससे पहले हम जैसे कि डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या होती है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि साइंस क्या है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो साइंस की थी वो मॉर्गन इट अल ने 1986 के अंदर कहा गया था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज गैदर्ड थ्रू केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स। एंड दूसरी डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है लाई 1998 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि साइंस इज द अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो अगर लंप सम में हम समझना चाहे कि साइंस क्या होती है, बेसिकली कोई भी अगर हम एक टॉपिक लेते हैं या कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं या कोई फिनोमिना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चॉकलेट ही ले लीजिए सर। अब आप उस ऑब्जेक्ट या फिनोमिना की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे कुछ मेजर कर रहे हैं, आप उस ऑब्जर्वेशन को मेजर कर रहे हैं। उन दोनों को जब हम साथ में जो नॉलेज गैदर करेंगे उसके साथ में, उसे हम क्या कहेंगे? साइंस। उसको जब हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? साइंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉकलेट ली और चॉकलेट्स एज अ ऑब्जेक्ट आपने ऑब्जर्व करा कि यार दो तरीके की चॉकलेट होती है, एक मिल्क चॉकलेट होगी और एक डार्क चॉकलेट होगी। अब मिल्क और डार्क के अंदर क्या फर्क है, उसके लिए हम क्या करेंगे? मेजरमेंट्स देखेंगे कि अच्छा मिल्क चॉकलेट के अंदर मिल्क कंपाउंड इतना है और चॉकलेट कंपाउंड इतना है। सेम हम डार्क चॉकलेट के अंदर भी उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उसको मेजर करेंगे। अब इस ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के थ्रू हमने जो नॉलेज गैदर करी है, उस गैदर्ड नॉलेज को ही हम क्या डिफाइन करते हैं? साइंस डिफाइन करते हैं। अब मॉर्गन इट अल ने हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस बताई कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी मतलब कोई भी जो भी स्टडी हो रही है वो साइंस का पार्ट है या नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस के अंदर सबसे पहले आता है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वो सिर्फ ओपिनियन या बिलीफ के ऊपर नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स कि उसका एक ठोस सबूत है, वो सिर्फ हवा में बातचीत नहीं करी जा रही है, उसके साथ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व है जो कि उस पर्टिकुलर बात को प्रूव करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि साइंस की एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी होनी चाहिए। अब हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो डेटा कलेक्ट करा, जो हमारा कोई थ्योरी बनाएगा या किसी अप्रोच को डेवलप करेगा या कोई प्रिंसिपल को डेवलप करेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा। तो हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो दैट हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन कर सके, जो भी हमने मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करा है
उसको हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके अप्रोच एंड थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है मेजरमेंट। नाउ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। मतलब किसी भी रूल के अकॉर्डिंग आप किसी ऑब्जेक्ट को या इवेंट को नंबर या नंबर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप सीक्वेंस ही बता रहे हो कि पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो वो भी क्या है? वो भी एक मेजरमेंट है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नंबर्स। सिमिलरली आप जैसे हमने चॉकलेट वाला एग्जांपल लिया था, तो मिल्क कंपाउंड कितना है और चॉकलेट कंपाउंड कितना है, उनका आपने एक मेजरमेंट लिया, उसको उसमें भी नंबर्स इन्वॉल्व है। फोर्थ है हमारा डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारे साइंस हमारी डेटा गैदरिंग के टाइम हमने इन्वॉल्व करे हैं, उनको हम क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें कि उनका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ चॉकलेट की बात करूँ तो चॉकलेट तो बहुत तरीके की हो सकती है, मैं कौन सी चॉकलेट की बात कर रही हूँ, या चॉकलेट में मैं मिल्क कंपाउंड किसको कह रही हूँ, क्या मैं प्योर मिल्क को कह रही हूँ, मैं क्रीम को कह रही हूँ, या मैं मिल्क पाउडर को कह रही हूँ। ये डेफिनेशन ऑफ टर्म्स होगी कि जो भी टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रही हूँ मैं साइंस के अंदर, उसकी एक उस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो केयरफुल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स इज वेरी वेरी essential टू क्लियर थिंकिंग इन साइंस। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहे हो, कि जो भी कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो उस वर्ड का उस टर्म का क्या मतलब है, वो आप क्लियरली बता पा रहे हो। नाउ ये सारे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है सारे साइंस के लिए इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर भी हम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना को प्रूव करते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी भी साइकोलॉजी के अंदर होती है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ जैसे पियाजेट्स थ्योरी हो गई या फिर आइसिंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हो गई। तो ये एक क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच या थ्योरी है एक डेटा को स्टडी करने के लिए। सिमिलरली मेजरमेंट भी एक फैक्टर होता है जो हम साइकोलॉजी में भी देखते हैं। एंड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स भी होता है। टर्म्स जैसे कि आपका पर्सनालिटी हो गया, ये एक टर्मिनोलॉजी हो गई। आपका मेमोरी हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, ये सब टर्म्स जो है वो साइकोलॉजी के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के जो कि प्रॉपरली डिफाइंड है। एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट साइकोलॉजी इज अ साइंस, तो सबसे पहले आप साइंस क्या होती है इसका डिफाइन करोगे, फिर आप बताओगे कि साइकोलॉजी फिर आप बताओगे कि साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड थर्ड आप बताओगे कि किस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो साइकोलॉजी के ऊपर भी लगते हैं। एंड इस तरीके से आपका 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन प्रॉपरली कवर हो सकता है। नाउ अब हम बात करें कि साइकोलॉजी जो है वो एक यंगेस्ट ग्रुप ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर आती है, जिसको हम सोशल या बिहेवियरल साइंस कहते हैं, जिसके अंदर और भी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। ये सारे बिहेवियरल साइंस या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर ही साइकोलॉजी भी आता है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ साइंस दैट इज द फिजिकल साइंसेस, it includes subjects like physics, chemistry. Then second is the biological or life sciences that include subjects such as biology, botany or zoology. The application of knowledge to practical problems is an art. Now, why we need to study them as a science? क्या जरूरत पड़ गई है कि हम एक सब्जेक्ट बनाए साइंस और हम उसको पढ़ें? साइंस का एम होता है टू क्लासिफाई, अंडरस्टैंड एंड यूनिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। दैट मीन्स कि हमारे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिनोमेना है, हम उनको क्लासिफाई कर पाएँ, समझ पाएँ या यूनिफाई कर पाएँ। क्लासिफाई कर पाएँ मतलब हम उनको कैटेगरी बना पाएँ, उनकी कैटेगराइजेशन कर पाएँ।
हम उन्हें समझ पाएँ कि ये क्यों कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं, या फिर कोई 2-4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो लगता है कि शायद बिल्कुल अलग हैं पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो हम उनका यूनिफिकेशन कर पाएँ, मतलब उनको एक कैटेगरी के अंदर यूनिफाई कर पाएँ, एक जगह रख पाएँ। ये हमारे साइंस का एम होता है। हम बात करेंगे अब कि साइकोलॉजी क्या होती है, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। क्योंकि अभी हमने बात करी कि हाँ, साइकोलॉजी एक साइंस होती है, अब इम्पोर्टेंट है जानना कि साइकोलॉजी क्या है और क्या नहीं है। हम सबको लगता है कि साइकोलॉजी एक बड़ी एक्साइटिंग फील्ड है, विच इज एक्सोटिक, सरप्राइजिंग एंड चैलेंजिंग। बट एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है, एक चेंजिंग सब्जेक्ट है। It is about each of us. According to Kuhn and Mitterer, he said in 2000, they said in 2008 that psychology is about each of us. It asks us to take a reflective attitude as we inquire how can we step outside of ourselves to look objectively at how we live, think, feel, and act. Psychologists believe the answer is through the careful thought, observation, and inquiry. That means हम किस तरीके से अ, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या हम कैसे जी रहे हैं, या हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, या हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अगर हम क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करें और इंक्वायर करें, तो हम इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, अगर हम क्या करें, ऑब्ज़र्व और इंक्वायर करें। According to Parmeshwaram and Beena in 2002, they told about the different views that people have about psychology. Some consider psychology as a part of philosophy, others equate it with magic कि जादू होता है साइकोलॉजी। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, तो ये तो जादू हो गया। कुछ ने इसको इक्वेट करा मैडनेस के साथ, एंड कुछ ने इसको इक्वेट करा कि जो मेंटली इल इंडिविजुअल्स को ट्रीट करते हैं वो साइकोलॉजी है। बट एक्चुअल में सबके बहुत ही अलग-अलग ओपिनियन है। कुछ के लिए बड़ी मिस्ट्री है कि क्या है, क्या नहीं है, एंड इस मिस्ट्री की वजह से ही एक क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट साइकोलॉजी के अंदर आजकल लोगों के अंदर देखने को मिलता है। Many of us feel that the main use of psychology is in treating mentally ill individuals. However, this is definitely an important area of application, but it is not the only area. Because there are multiple applications of psychology that we are using, that we are having in our day-to-day life. हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अलग-अलग तरीकों से साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज करते हैं। हम कह सकते हैं दैट इट इज यूज्ड फ्रॉम द वोम टू द टोम्ब, मतलब बच्चे के पैदा होने से लेके एक इंसान के मरने तक साइकोलॉजी का उसकी लाइफ में कोई ना कोई एप्लीकेशन होता है। किस तरीके से होता है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो हम उसकी लाइफ साइकिल, उसकी ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी मोटर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, एक बच्चे का आईक्यू किस लेवल पे बढ़ रहा है, जिससे कि हम उसकी इंटेलिजेंस बेसिकली मेजर करते हैं। उसका बिहेवियर कैसा है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है। तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी ही तो है। हम साइकोलॉजी के अंदर मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थिंकिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इमोशन, सेक्सुअल बिहेवियर, स्ट्रेस, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इवन द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द सोशल सेटिंग सच एज ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन तक की बात करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, साइकोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हम उसको किसी भी एक चीज के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते कि साइकोलॉजी सिर्फ पार्ट ऑफ फिलोसफी है, या फिर इट इज ओनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मेंटली इल इंडिविजुअल्स, और इट्स अ मैजिक। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, साइकोलॉजी इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। विद दैट वी नीड टू स्टडी कि साइकोलॉजी का गोल क्या होता है। द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर। डिस्क्राइब द बिहेवियर का मतलब होता है कि क्या कर रहा है हमारे सामने जो इंडिविजुअल है, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्वायरी क्रिएट कर रहे हैं, उसका वो क्या कर रहा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बिहेवियर। दैट मीन्स क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, वो इंक्वायरी भी साइकोलॉजी का गोल है।
Then third is predict the behavior. What will happen if the person will act this way? आप predict कर रहे हो. For example, एक dog को हम खाना देते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता है. तो हम उसे खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या कर रहे हो आप? इंक्वायरी कर रहे हो और आपने इसे बिहेवियर प्रिडिक्ट करा कि अगर मैं इसे ट्रीट दूंगी या खाना दूंगी तो वो डॉग नाचने लग जाएगा या खुश हो जाएगा. एंड द फोर्थ गोल इज द चेंज ऑफ बिहेवियर. दैट मीन्स हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो बिहेवियर चेंज हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर. तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिस्क्राइब बिहेवियर में हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं व्हाट द पर्सन इज डूइंग. एक्सप्लेन बिहेवियर के अंदर हम जवाब देते हैं व्हाई का, व्हाई दे आर डूइंग दिस वे. प्रिडिक्ट बिहेवियर के अंदर हम जवाब देते हैं व्हाट विल हैपन का, क्या होगा अगर इस तरीके से एक्ट किया तो. चेंज बिहेवियर का, हाउ कैन यू स्टॉप और मोटिवेट द पर्सन टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे बच्चे थे तो मम्मी कहती थी जाओ जल्दी से अपना रूम साफ करके आओ और उसके बाद मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी. तो बच्चा क्या समझने लगेगा कि अच्छा मैं अगर रूम साफ रखूंगा तो मम्मी मुझसे खुश रहेगी. तो ये क्या था? मोटिवेशन था. दिस वाज अ वे टू चेंज द बिहेवियर. सिमिलरली, बच्चे ने शैतानी करी कोई एंड मम्मी ने उसको डांट दिया. लेट्स से बच्चा बिना पूछे घर के बाहर चला गया तो मम्मी ने उसे डांटा. तो उस बच्चे को क्या लगा कि अगर मैं बिना पूछे कुछ भी करूंगा तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा. So what was that? That was a way to change the behavior in a negative form, like to stop doing that particular action. So these are the goals of psychology. Now, the knowledge of psychology definitely can be used to solve various problems that we face in our home, in our society, in our workplace or in the whole world. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इन गोल्स को यूज कर लें, इन क्वेश्चंस को व्हाट, व्हाई, व्हाट विल हैपन एंड हाउ टू चेंज द बिहेवियर, व्हाट कैन आई डू टू गेट them to stop doing that or to do this more often, तो हम काफी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं. Now, there are many professionals who practice applying psychology without any type of training in psychology. Now, this is a very important topic. बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो खुद को प्रोफेशनल कहते हैं वो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लाइक अरे वी कैन हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, बट दे आर हैविंग नो ट्रेनिंग इन इट. The people who are having no training in psychology and yet they say that they basically practice psychology or they apply psychology, they are like quacks or like the jhola chhap doctors, what we call in psychology as the pseudo psychologist, जो साइकोलॉजिस्ट होते नहीं है बट खुद को प्रूव करते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं. अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि स्यूडो साइकोलॉजी क्या होता है, pseudopsychology is any unfounded system that superficially resembles psychology. ऐसे सिस्टम जो कि ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि हाँ यार ये भी तो साइकोलॉजी के जैसे ही हैं, बट हमने बात करी थी कि साइकोलॉजी एक साइंस है. तो क्या ये सब्जेक्ट्स या ये जो सिस्टम्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर साइंस वाले कि हम इनको साइकोलॉजी का या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट साइंस का पार्ट माने. तो वो क्वेश्चन आज हम करेंगे. सूडो साइकोलॉजी के अंदर कैसी चीजें आ सकती है? आपके जेमोलॉजिस्ट हो गए, ग्राफोलॉजिस्ट हो गए, न्यूमेरोलॉजिस्ट हो गए, पामिस्ट हो गए या एस्ट्रोलॉजर हो गए. ये सब क्या क्लेम करते हैं कि हम आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे. तो ये क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है ना. सेम चीज जो हम साइकोलॉजी में भी कर रहे थे, पर हम साइकोलॉजी में बिना बेसिस के और फिर बिना एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के बात नहीं करते हैं. साइकोलॉजी में हम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस के साथ बात करते हैं, हम ठोस सबूत के साथ बात करते हैं. बट सूडो साइकोलॉजी के अंदर ऐसा कोई भी बेसिस नहीं होता है. द वर्ड सूडो इन साइकोलॉजी, इट स्टैंड्स फॉर फॉल्स, एंड द साइकोलॉजी एज वी नो is the science. That means they give the appearance of science, but they are false. Appearance है science की सिर्फ, बाकी they are false. They are not actually the science. Then the pseudopsychologists, they change little over time because their followers avoid evidence that contradicts their belief. बहुत बेसिक सी चीज़ है. आप किसी चीज़ पे बहुत आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो आप
ऐसे एविडेंस जो उसको गलत प्रूव करते हैं, आप उसको ही अवॉइड करना शुरू करते हो, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। So this is something, like scientists in contrast, they look for contradictness, a way to advance knowledge. साइंस क्या करती है, हाँ मैंने कुछ बताया है, उसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट करे ताकि हम और बेहतर कर सकें, राइट। वेयर एज सूडो साइंस क्या होते हैं, सूडो साइकोलॉजिस्ट ऐसे टॉपिक्स या ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे लोग अवॉइड ही करते हैं कि हमें एविडेंस चाहिए ही नहीं। केमिस्ट्री में कभी कोई एविडेंस मांगता नहीं मांगता, साइंस के अंदर एविडेंस मांगता है, तभी तो हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी है, वरना एक ही थ्योरी होती पर्सनैलिटी की और बात खत्म हो जाती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंट description, like the different pseudo psychologists. The first pseudo psychology that we are going to talk about is palmistry. Palmistry क्या होता है, it's a false system जो कि आपका हाथ देख के, आपके हाथ पे जो रेखाएं हैं, जो लाइंस बनी हुई हैं, उनको देखकर आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स और आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की बात करता है। It is also called chiromancy, which comes from the Greek word for hand, that is care. The most famous 19th century palmist went by the name Kiro, and it is the practice of telling fortunes from the lines, marks and patterns from the hand. Now, अब ऐसा हो सकता है कि मतलब एक सिर्फ आपके हाथ की लाइन से आपकी पर्सनालिटी पता चल जाए। अब कोई बंदा अगर काम ही नहीं करता है, उसके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो उसकी लाइंस तो सारी प्रॉपर दिखेगी, और जो बहुत ही फिजिकल लेबर कर रहा है तो उसकी कोई लाइन लेट्स से मिसिंग हो गई, मतलब बिल्कुल घिस गई, तो क्या उसके वो पर्सनालिटी ट्रेट ही नहीं होगा। This is what they mention, the palmistry mentions. So they do not have the empirical observation. Next, we have phrenology. Phrenology is the false and indicated system जो कि कहता है कि आपके स्कल का जो शेप होगा, आपके स्कल के शेप के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को वो रिवील करता है। दिस वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय a German anatomy teacher that his name is Franz Gall, and his theory personality was revealed by bumps on the skull. That means एक इंडिविजुअल के स्कल के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर कैसे बम्प्स होते हैं, उसके बेसिस पे फ्रांस गॉल ने एक अपनी पूरी थ्योरी दी थी। फिनोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि जो हमारे ब्रेन का पार्ट होते हैं, ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, वो हमारे डिफरेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करते हैं, और मसल्स की तरह ही द पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो बड़े होते जाते हैं। मतलब अगर लेट्स से आप ब्रेन का हाइपोथैलेमस ही यूज़ कर रहे हो, तो आपका हाइपोथैलेमस साइज में बड़ा हो जाएगा। वेयरएज़ लेट्स से कि आप अपना कोई पार्ट ऑफ ब्रेन, लेट्स से पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका ग्लैंड बहुत छोटा-छोटा होता जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई यूरोलॉजी इज़ नॉट ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ साइंस। It also says that with advances in neurology, of course, it was shown impossible, and that's when the phrenology was declined. It was said कि नहीं, ऐसा phrenology का कोई basis नहीं है। Although some brain areas उनके कुछ functions होते हैं, but again they are not directly related to the personality trait of an individual. Next, we talk about graphology. Graphology is again a false system जिसमें आपकी हैंडराइटिंग जो है वो किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने भी लिख रही हूँ, तो आप मेरी राइटिंग देख के बता सकते हो कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स मेरे होंगे। सम कंपनीज इन यूएसए यूज हैंडराइटिंग एनालिसिस टू इवैल्यूएट जॉब एप्लीकेंट्स। दैट मीन्स कि यूएसए के अंदर भी कुछ इस तरीके की कंपनीज हैं, लाइक देयर आर मेनी कंपनीज जो आपके सीवी में या फिर जो बिफोर द इंटरव्यू वो आपसे कुछ लिखवाते हैं, and आपकी हैंडराइटिंग के बेसिस पे दे ट्राई टू जज कि आपकी क्या पर्सनालिटी है। However, it is definitely valuable if you want to detect forgeries. However, we cannot use it to judge anyone's personality. Next, we talk about numerology, which is a false system again, based on the belief कि हमारे personality traits जो है वो कुछ numbers से explain हो सकता है। कुछ numbers जैसे कि हमारा birthday हो गया, या फिर हमारा lucky number होता है just because आप
इस ईयर में बॉर्न हुए थे या इस दिन बॉर्न हुए थे, तो ये आपका लकी नंबर है एंड इस बेसिस पे आपकी ये पर्सनैलिटी होगी। ये न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, दैट इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। सो ये भी एक फॉल्स सिस्टम है जिसमें मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो प्लैनेट्स एंड स्टार्स की पोजीशन के थ्रू चेंज होता जाता है। See, now it's a modern guise that astrology is based on the assertion that apparent position of certain objects in solar system at the time an individual is born are somehow related, कि उसकी पर्सनालिटी, एक्टिविटी, प्रेफरेंसेस या मैरिज, डिवोर्स, एक्सीडेंट होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे। However, they are not supported by any kind of साइंटिफिक एविडेंस। साइंस का इनसे कोई लेना देना होता ही नहीं है। इन किसी भी चीज के कोई साइंटिफिक एविडेंस आज तक शो ही नहीं हो पाए हैं जिससे कि ये प्रूव हो सके कि ये सूडो साइकोलॉजीज जो है इनका बेसिस ये है। नाउ बिलीफ इन सूडो साइकोलॉजी इज जनरली बेस्ड ऑन फॉलोइंग थिंकिंग एरर्स। ये थिंकिंग एरर्स है हमारे अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस, पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव इंस्टेंसेस एंड बार्नम इफेक्ट। अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि जस्ट क्योंकि हमें लग रहा है वो चीज पॉजिटिव है, हमारे ऊपर लागू होती है, तो हम क्या कहते हैं, हाँ 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 ये बात सही है। फॉर एग्जाम्पल, पामिस्ट्री के लिए आप गए एंड उन्होंने आपका हाथ देखकर कहा कि अरे तुम तो बहुत ही खुश रहोगे, अगले 10 दिन बाद तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब एवरीवन वांट्स ना कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। अब 10 दिन का कुछ भी अच्छा होगा या कोई भी न्यूज आई तो वो उसको किससे रिलेट कर देगा कि अरे उसने कहा था मेरा हाथ देख के कि हाँ 10 दिन में मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, तो ऐसा हो गया। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम ये हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हम पॉजिटिव और फ्लैटरिंग जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। Next है policy of positive instances. That means we remember and notice the information जो कि हमारी expectations के according है। If it is according to your expectations, you are going to remember it. If it is not according to your expectations या कोई discrepancy थी, वो भूल जाओगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे। एंड थर्ड होता है बार्नम इफेक्ट, वेयर वी कंसिडर a personal description to be accurate even if it is stated in the general terms। अगर जनरल टर्म्स में भी किसी ने बात करी है, लेट्स से कि आप ना बहुत ही रिच फैमिली में आपकी शादी होगी, तो मतलब कौन नहीं चाहेगा ये चीज। एंड जनरली लाइक नो वन इज रिच और पुअर, वी ऑल गेट मैरिड टू द पर्सन जिससे हमको लगता है कि हाँ हमारा इक्वल स्टेटस है या हम इक्वली उसको समझ पा रहे हैं, इक्वली हमारा थिंकिंग स्टेटस है, इक्वली हमारा इमोशनल स्टेटस है। दैट्स वे यू गेट मैरिड। सो इफ यू आर हैप्पी, विल हाँ ये सही कहा था, मैं तो रिच फैमिली में मैरिड होंगी। सो कोई एक जनरलाइज स्टेटमेंट भी दे रहा है तो भी हम उसको अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि साइकोलॉजी कोई साइंस ऐसी कोई कॉमन सेंस या स्यूडो साइंस नहीं है, इट इज अ साइंस। सो इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक which has some ठोस सबूत, which has some empirical evidence, what we mean, and it has some scientific theories also. It is based on the objectivity and the critical thinking. Talking about critical thinking, let's understand what is critical thinking and what are the principles of critical thinking. Now, according to Rethis in 2008, he said that psychologists are guided by scientific principles and one hallmark of science is critical thinking. One of the hallmark of science is critical thinking. A group of psychologists like McGovern, he defined the goals of critical thinking that we are going to study now. The first goal of critical thinking is the development of skepticism about explanation and conclusions. The second goal is the ability to inquire about causes and events, क्योंकि जिसकी थिंकिंग क्रिटिकल होगी वो जानना चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसका बिहेवियर जो है वो क्यूरियस वाला होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसकी, रिसर्च मेथड्स की नॉलेज जाननी होगी, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करेगा कि आर्ग्यूमेंट का पॉजिटिव कितने हैं, उस आर्ग्यूमेंट के नेगेटिव कितने हैं।
अगर कोई चीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका कॉज़ क्या है? क्यों हो रही है? So the ability to inquire about causes and events. Then we talk about the principles of critical thinking that was pointed by Rethis in 2008. However, there is also one thing I want you to remember. बेयर ने 1995 में बोला था क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है रीजन जजमेंट। रीजन जजमेंट मतलब लॉजिकल एंड वेल थॉट आउट जजमेंट। एक जजमेंट होता है कि बस मैंने देखा एंड मैंने बता दिया ये मेरा जजमेंट है या ये मेरा ओपिनियन है, वो नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप सारा नाप तोल के आप प्रॉपर अपने रिसर्च मेथड्स को यूज करके आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज करके कॉज इवेंट और बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो एंड उसके बाद आप एक जजमेंट दे रहे हो, उसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, द फर्स्ट इज टू बी skeptical. That means to keep an open mind. uh, like there could be advertisements that can manipulate you, but accept nothing as truth until you have examined the evidence. Like पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब just because सामने वाले ने कह दिया या सामने वाले ने आपको मैनिपुलेट करा तो you do not have to be very ओपन कि हाँ चलो चलो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप कह रहे हो तो सही होगा या सब कह रहे हैं तो सही होगा। स्केप्टिकल होने का मतलब ही यही है कि यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, कि ज़रूरी नहीं है कि सही सब कह रहे हैं तो सही होगा, गलत भी हो सकता है। सेकंड है एग्जामिनिंग द डेफिनेशन ऑफ टर्म। दैट मीन्स कुछ स्टेटमेंट सही होते हैं जब किसी टर्म को हम एक ही तरीके से डिफाइन करते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि वो ही इकलौती डेफिनेशन हो सकती है उस टर्म की। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म, फॉलो द रियल एक्सप्लेनेशन for the meaning of the term. Next, examine the assumptions or premises of argument. That means you cannot learn about a human being just by engaging in research with animals. अगर आपको किसी इंसान के बारे में जानना है तो आप किसी एनिमल को स्टडी नहीं कर सकते हो। आपको अपने assumptions को, अपने arguments को भी स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको ह्यूमन को स्टडी करना है तो आपको ह्यूमन के assumptions को भी स्टडी करना पड़ेगा। आपको ह्यूमन के लेके क्या arguments है वो भी स्टडी करने पड़ेंगे। And of course that's why we are called the social animals. Fourth, be cautious from drawing conclusions from evidence. Just because आपके सामने evidence है तो हमें कंक्लूजन पे नहीं आ जाना है। सपोज आपने देखा कि एक ड्राइवर, लाइक कोई बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो ड्रिंक कर रहा है जस्ट बिफोर उसका एक्सीडेंट हुआ। नाउ आपने बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाले कि वो ड्रिंक कर रहा था इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। नाउ देयर कुड बी अदर रीजंस आल्सो, इट कुड बी अ बैड रोड, इट कुड बी अ मैकेनिकल फेलियर, और इट कुड बी कि सामने से गाड़ी आ रही थी जो लाइक वो जो बेसिकली गलत लेन में चल रही थी, या कोई गाड़ी पीछे से ओवरटेक गलत तरीके से कर रही थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो ड्रिंक कर रहा था वो सही था, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट नॉट नेसेसरीली ये हो कि वो ड्रिंक कर रहा था, इट कुड बी द अदर रीजंस आल्सो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिसर्च करें, आप डिफरेंट व्यूज को भी मतलब डिफरेंट व्यूज के लिए भी ओपन रहे, जिसको हम फिफ्थ प्रिंसिपल कहते हैं, कंसिडर ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस। मतलब आप डायरेक्ट अपना एविडेंस देख के कंक्लूजन पे नहीं आए, एक एविडेंस के और क्या क्या कंक्लूजन्स ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, आप उसको भी स्टडी करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डू नॉट ओवर सिंप्लीफाई और डू नॉट ओवर जनरलाइज। दैट मीन्स कि बहुत सिंपल तरीके से भी आपको चीज़ों को नहीं करना है कि हाँ इसलिए हो गया होगा, यस और नो के अंदर नहीं, सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। ओवर जनरलाइज मतलब हो गया कि सबके साथ ऐसा ही होता है तो इस सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ होगा, सबके ऊपर जनरलाइजेशन नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर अपनी रिसर्च करनी है, एविडेंस के ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं, एंड देन यू विल सी इफ इट इज द ट्रुथ और इट्स ऑल और नथिंग इशू। And the last principle is to apply critical thinking to all areas of your life. All areas of life is mentioned क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं एंड वो कहते हैं कि
हॉर्लिक्स पियो या कॉम्प्लेन पियो या कोई भी इस तरीके का एक ड्रिंक बच्चों को पिलाना चाहिए एंड उससे बच्चे की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। हाउएवर द रिसर्च सेज कि इसका ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। सो यू हैव टू यूज योर क्रिटिकल थिंकिंग वहां पे कि ऐसा क्यों, कॉजेस क्या है, इवेंट्स क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है। आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करो, रिसर्च मेथड्स को देखो, क्या क्या रिसर्च मेथड यूज करे गए हैं ये कहने के लिए कि इन ड्रिंक्स ये ड्रिंक्स हेल्दी है भी या नहीं है। So that is how you should be using the critical thinking to all the areas of your life. Now the last topic for today, that is the task of psychology. So the Parameshwaram and Beena, of course, in 2002, they have suggested the task of psychology, which are as follows. The first one: a science of behavior should observe, investigate, and identify factors which influences behavior and also assess their relative influences. इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी मतलब हमारी साइकोलॉजी जो भी बिहेवियर के बारे में बात करती है वो उसे ऑब्जर्व करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे वो बिहेवियर हो रहा है या जिससे वो बिहेवियर बढ़ सकता है या चेंज हो सकता है या कम हो सकता है एंड उसके इन्फ्लुएंस क्या होंगे इसको भी स्टडी करना चाहिए। सेकेंड टास्क ऑफ साइकोलॉजी है दैट इट मस्ट इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। जो ऊपर हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे थे वो उन सारे फैक्टर्स को सेपरेटली और साथ में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे ताकि हम ये पता कर सके कि उसमें क्या सिमिलैरिटी आती है या क्या बिहेवियर में डिफरेंस आते हैं। द थर्ड टास्क इज टू basically generalize it in form of theories, laws, and principles, explaining the similarities and differences in the behavior. तो हमने जो भी इन्वेस्टिगेशंस करी इन फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए, हमने सबसे पहले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करा ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन से। उसके बाद हमने उन फैक्टर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करा कि उनका क्या रोल है बिहेवियर के अंदर और किस तरीके से वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस देता है सेपरेशन से या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस दिखाता है। उसके बाद हम जनरलाइजेशन करेंगे, मतलब थ्योरीज एंड लॉज बनाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे कि हमने उन फैक्टर्स के रोल से क्या समझा। देन इट शुड ऑल्सो एक्सप्लेन दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कि और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा फंक्शंस है जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मतलब अमंग पीपल जनरेट कर सकता है। फिफ्थ हो गया, सिंस बिहेवियर इज पर्पसिव, साइकोलॉजी मस्ट इन्वेस्टिगेट द नेचर, काइंड्स एंड नंबर ऑफ पर्पस, their origin in development and relationship among them। मतलब बेसिकली अगला पिछला सब स्टडी करना चाहिए उन फैक्टर्स का बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा का। नाउ सिंस बिहेवियर चेंजेस, ऑब्वियस सी बात है मेरा बिहेवियर सामने वाले के बिहेवियर से बड़ा अलग हो सकता है, हम सबका बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अलग होता है, सिचुएशंस अलग होती है। तो ये साइकोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टडी करे उस चीज को एंड उस नेचर को एक्सप्लेन करे कि किन चेंजेस में किस तरीके के चेंजेस या सिमिलैरिटी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं बिहेवियर में। While changes in behavior are to be understood, stability and consistency also need to be explained। ऑब्वियसली हमने ऊपर बात करी कि बिहेवियर सबका अलग होता है, चेंज होता है, बट कुछ बिहेवियर्स होते हैं ना जो हम सबके बड़े कंसिस्टेंट होते हैं। जब प्यास लगती है तो सब पानी पीते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको प्यास लगती है वो खाना खाता होगा, सबको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। सो अगर चेंजेस इन बिहेवियर समझना इम्पोर्टेंट है तो हमारे बिहेवियर की स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी एक्सप्लेन करना भी एक साइकोलॉजी का ही टास्क है। The master concern of psychology is to explain how change and stability, similarities and differences are organized and integrated to produce both generality and uniqueness in behavior. This is like the gist of all the things that we have studied above. That it will talk about the change and stability, similarities and differences. They are organized and integrated to produce both generality and uniqueness in behavior. Okay, so these are the tasks of psychology. With this, we complete the first unit of psychology. And after this, we will start with the second unit that is going to be fields and different branches of psychology. So do not forget to
put your questions in the comment if you have any. If anything else you want to request for कि ये topic भी हमें चाहिए या इस topic पर video बनाए, so you can put that in the comment and definitely share it with your friends and subscribe to the channel so that you get the notification once we upload another video that is for the second unit, the fields and branches of psychology. Till then, bye bye, take care, have an amazing time. Bye bye. Thank you.